मालवा की वीर भूमि से उठता एक काफिला इतिहास की ओर बढ़ा। घोड़ों की टापों से उड़ती धूल किसी भूले बिसरे भविष्य की पटकथा लिख रही थी। ये कोई आम यात्रा नहीं थी, ये एक रियासत की नींव रखने जा रही थी, जो मालवा से सैकड़ों मील दूर बिहार की धरती पर इतिहास रचने वाली थी। ये कहानी है एक रियासत की, बिहार के एक जमींदारी राज की, जिसने तलवार के दम पर अपनी जगह बनाई, मुगल सल्तनत की चालों को समझा, अंग्रेजों की नीतियों से टकराया और सत्ता के खेल में अपनी पकड़ बनाए रखी। लेकिन क्या हुआ जब उनकी रियासत छीन ली गई? कैसे ये परिवार आज भी अपनी शाही पहचान को बचाए हुए है, और क्यों एक नॉवेल में अपने जिक्र पर यह राजघराना नाराज हो गया था, बताएंगे आज। नमस्कार, मैं हूं महिमा। ये कहानी है डुमराव राज की, एक ऐसे जमींदारी राज्य की जिसने सिर्फ जमीन नहीं बल्कि जमाने पर भी अपनी पकड़ बनाई। डुमराव बिहार की उर्वर धरती पर बसा एक शहर, कभी एक साधारण बस्ती था, लेकिन जब मालवा से आए शूरवीरों ने यहाँ अपना डेरा डाला तो वो एक रियासत में बदल गया। यहाँ की दीवारों ने तलवारों की खनक सुनी और दरवाजों ने सियासत के सबसे पेचीदा दांव पेच देखे। ये बिहार का भोजपुर इलाके के बक्सर जिले में मौजूद है। डुमराव नाम से ये छोटा सा कस्बा है। पुराने समय में ये पूरा इलाका शाहबाद सरकार कहलाता था। डुमराव उसका केंद्र था। ये इलाका गंगा नदी के करीब है, हरे भरे मैदानों और खास जगहों से घिरा हुआ है। इसी वजह से ये सदियों तक ताकत और लड़ाइयों का केंद्र भी बना रहा। अब अगर इतिहास की बात करें तो डुमराव राज पर उज्जैनिया राजपूतों का शासन रहा है, और इनकी कहानी बिहार से नहीं मालवा से शुरू होती है। बात है 14वीं सदी की। दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ रही थी और हर तरफ छोटे बड़े राजा महाराजा अपना सिर उठा रहे थे। ऐसे माहौल में उज्जैनिया राजपूतों का एक काफिला मालवा से पूरब की ओर बढ़ा। पहले ये मालवा के परमार राजपूतों की शाखा हुआ करते थे। उनसे अलग होकर ये पहुंचे बिहार, जहां इन्होंने भोजपुर में बसने का फैसला किया। 100 साल में उज्जैनिया सरदारों ने मुगलों और अफगानों दोनों से रिश्ते बनाए और तोड़े भी, अपनी जगह बनाई और अपनी सत्ता को मजबूत किया। इन्हीं लगातार संघर्षों और गठबंधनों से भोजपुर में उज्जैनिया राज की नींव इतनी पक्की हो गई कि 17वीं सदी की शुरुआत में एक मजबूत शासक का उदय हुआ। 1708 में उज्जैनिया वंश के राजा होरिल सिंह ने भोजपुर से अपनी गद्दी डुमराव में स्थापित कर ली। ये मुगलों के पक्ष में खड़े हुए और इसी का लाभ उठाकर उन्होंने अपनी स्वतंत्र रियासत का निर्माण भी किया। लेकिन इस वक्त तक जो उज्जैनिया राज कभी एक था, वो अब पूरी तरह से 3 हिस्सों में बंट गया था। शुरुआत में उन्हें अपने ही रिश्तेदारों से चुनौती मिली। 1710 के शुरुआती सालों में जगदीशपुर और बक्सर के उनके रिश्तेदारों ने मिलकर उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। होरिल शाह ने मुगल बादशाहों से मदद मांगी और मुगल सेना की मदद से अपने रिश्तेदारों को हराकर अपना इलाका वापस हासिल कर लिया। इन लड़ाइयों से सबक लेते हुए होरिल ने अपनी सत्ता का केंद्र एक ज्यादा सुरक्षित जगह पर ले जाने का फैसला किया। 1745 से कुछ पहले उन्होंने अपनी राजधानी मठिला से डुमराव शहर ले आए थे। यहाँ उन्होंने एक बड़ा किला और महल बनवाया। इससे यह शहर राज्य का राजनीतिक और सैनिक केंद्र बन गया। इस नए शहर का नाम उनके सम्मान में होरिल नगर रखा गया था। होरिल और उनके बाद के राजाओं ने मुगल साम्राज्य के कमजोर होते दौर में राज संभाला। 18वीं सदी में मुगल सल्तनत की पकड़ ढीली हुई और मराठों और अंग्रेजों जैसी नई ताकतें बिहार में घुसने लगी। डुमराव के राजाओं को पुरानी वफादारी और नई हकीकतों के बीच संतुलन बनाना पड़ा। इसी दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी भारत में एक बड़ी शक्ति के रूप में सामने आ रही थी। जब बंगाल के नए नवाब मीर कासिम ने 1763 और 1764 में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, इस लड़ाई के नतीजे भारतीय इतिहास के साथ साथ डुमराव के लिए भी बहुत बड़े थे। डुमराव के राजा ने जल्द ही अंग्रेजों के साथ शांति समझौता कर लिया। अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें एक स्थानीय जमींदार के रूप में मान्यता भी दे दी। उन्हें अपनी रियासत रखने की इजाजत भी मिली, लेकिन अब वो प्रभावी रूप से ब्रिटिश शासन के अधीन एक जमींदार बन गए थे। इस तरह डुमराव राज्य एक रियासत से बदलकर एक जमींदारी स्टेट में तब्दील हो गया था। साल 1793 में ब्रिटिश सरकार एक कानून लाई, स्थायी बंदोबस्त। इसके तहत डुमराव के राजा को पैतृक जमींदार मान लिया गया। उनसे एक तय लगान लेने की बात हुई। अब उन्हें पूरी तरह से आजाद रियासत तो नहीं कहा जा सकता था, बल्कि वो एक बड़े जमींदार की तरह थे। लेकिन लोगों के बीच पहले राजा और बाद में महाराजा का टाइटल बरकरार रहा। दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेजों के राज में ये रियासत सिकुड़ी नहीं, बल्कि 19वीं सदी में और बड़ी हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने विद्रोही जमींदारों की जमीनें छीन ली। डुमराव जैसे वफादार राज को उन जमीनों का हिस्सा मिल गया।
अब जानते हैं डुमराव के कुछ खास राजाओं के बारे में। महाराजा महेश्वर बख्श सिंह, इन्होंने 1844 से 1881 तक 37 साल तक राज किया। माना जाता है कि 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान महाराजा महेश्वर बख्श सिंह अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे, या फिर कम से कम न्यूट्रल तो जरूर रहे, जबकि उनके कुछ राजपूत भाई बंधुओं ने विद्रोह किया था। भोजपुर इलाके में 1857 के हीरो बाबू वीर कुंवर सिंह थे। हमने आपको बताया था कि 8वीं सदी की शुरुआत तक उज्जैनिया राजपूत 3 शाखाओं में बंट गए थे। इनमें से एक जगदीशपुर शाखा थी। बाबू वीर कुंवर सिंह इसी के हेड थे और डुमराव के राजा के दूर के रिश्तेदार लगते थे। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार विद्रोह किया। वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर जाने गए, लेकिन डुमराव रियासत इस दौरान न्यूट्रल रही। डुमराव को इसका फायदा भी मिला, क्योंकि विद्रोह कुचलने के बाद अंग्रेजों ने कुंवर सिंह के वारिसों से जगदीशपुर की रियासत छीन ली। उस जमीन का एक बड़ा हिस्सा डुमराव में मिला दिया गया, जिससे डुमराव की जमींदारी और भी बड़ी हो गई। दूसरे उल्लेखनीय महाराजा रहे सर राधा प्रसाद सिंह, जो कि 1881 से 1894 के बीच राजा रहे। महारानी विक्टोरिया ने उन्हें नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर KCIE से सम्मानित किया था। साथ ही उन्हें महाराजा बहादुर की उपाधि भी मिली। 1894 में राधा प्रसाद सिंह का निधन हो गया। उनका कोई जीवित बेटा नहीं था, लिहाजा महारानी बेनी प्रसाद कुंवरी ने रीजेंट के रूप में कार्यभार संभाला। 1907 में महारानी की मृत्यु के बाद गद्दी पर एक 5 साल के बच्चे को बिठाया गया। ये महारानी का गोद लिया हुआ बेटा श्रीनिवास प्रसाद सिंह था। ऐसा होते ही सत्ता के लिए खींचतानी शुरू हो गई। दरअसल सत्ता के एक और दावेदार थे कुंवर केशव प्रसाद सिंह, जो खून के रिश्ते के हिसाब से सबसे करीबी वारिस लगते थे। उन्होंने एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू कर दी। ये केस काफी लंबा चला और तब काफी मशहूर भी हुआ था, जिसके चर्चे लंदन तक पहुंचे। आखिर में 1911 में ब्रिटिश सरकार ने एक समझौता करवाया। गोद लिए गए लड़के को हटा दिया गया और केशव प्रसाद सिंह को 1911 में डुमराव के 13वें महाराजा के रूप में मान्यता दे दी गई। ये मामला प्रिवी काउंसिल तक भी पहुंचा, जहां 1949 में केशव प्रसाद सिंह के वंश के हक में फैसला सुनाया गया। केशव सिंह प्रसाद आजादी के पहले तक डुमराव के सेकंड लास्ट महाराजा रहे। 1933 में उनका निधन हुआ तो उनके इकलौते बेटे राम रणविजय प्रसाद सिंह 14वें महाराजा बने। महाराजा राम रणविजय प्रताप सिंह ने 1933 से 1949 तक राज किया। वो डुमराव के आखिरी शासक कहे जा सकते हैं, जिनके पास जमींदारी की असली ताकत भी थी। उन्होंने जब गद्दी संभाली तो पिछले मुकदमों की वजह से खजाना खाली था, कर्ज भी बहुत था, लेकिन अपने पिता की तरह राम रणविजय भी सार्वजनिक जीवन में बहुत सक्रिय रहते थे। वो 1930 के दशक में शाहबाद जिला बोर्ड के अध्यक्ष रहे। आजादी से पहले की भारतीय विधायिका यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुने गए थे। वो शिक्षा और विज्ञान के बड़े प्रशंसक भी थे। राम रणविजय के नेतृत्व में डुमराव रियासत की अर्थव्यवस्था सुधरी। खेती के लिए बड़ी खाली जमीनें लाई गईं। उन्होंने 1947 में नाम मात्र के किराए पर 500 एकड़ जमीन देकर मवेशी पालन जैसी सरकारी योजनाओं में भी अपना काफी सहयोग दिया। उन्होंने 1947 में भारत को आजाद होते देखा, लेकिन 1949 के आखिर में उनका देहांत हो गया, ठीक उसी समय जब जमींदारी व्यवस्था अपने अंतिम पड़ाव पर थी। 1947 के बाद भूमि सुधार कानून के चलते सामंती व्यवस्था खत्म हो गई। 1950 से 1952 तक बिहार में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू हुआ। इससे डुमराव जैसे रियासत के मालिकों के लगान के अधिकार खत्म हो गए। इस समय डुमराव के महाराजा थे बहादुर कमल सिंह। उन्होंने विरोध करने के बजाय नए सिस्टम के साथ सहयोग किया। जून 1952 में उन्होंने औपचारिक रूप से डुमराव रियासत को शाहबाद के जिला कलेक्टर को सौंप दिया और खुद लोकतांत्रिक राजनीति में आ गए। वो 1952 से 1957 के 2 बार भारत की संसद के लिए चुने भी गए। उन्होंने परिवार की दान पुण्य की परंपरा को भी जारी रखा। आरा में एक कॉलेज की स्थापना की। 1950 के दशक में स्कूलों और अस्पतालों के लिए भर भर कर जमीनें दान दी। अभी की बात करें तो सत्ता भले ही हाथ से चली गई, लेकिन डुमराव का शाही परिवार आज भी बिहार में एक इज्जतदार खानदान माना जाता है। महाराजा कमल सिंह, जिन्हें आजादी के समय का एक बड़े और इज्जतदार मुखिया के रूप में देखा जाता है, वो जनवरी 2020 तक जीवित रहे। 93 साल की उम्र में उनके निधन के बाद उनके बड़े बेटे चंद्र विजय सिंह परिवार के मुखिया बने। ये परिवार की 16वीं पीढ़ी है। महाराजा बहादुर चंद्र विजय सिंह के पास आज कोई सरकारी ताकत नहीं है, लेकिन महाराजा का खिताब आज भी स्थानीय लोग उनके नाम के साथ जोड़ते हैं। इस परिवार ने अपनी कुछ पुरानी संपत्ति को नए जमाने के हिसाब से बदला है, जैसे कि उन्होंने कपड़ों के व्यापार और खेती में कदम रखा है। पुराने किले और महल का एक हिस्सा, जिसे भोजपुर कोठी कहते हैं, आज भी परिवार का घर है। भोजपुर कोठी डुमराव के बाहर एक बहुत बड़ा महल है। ये करीब 75 से 76 एकड़ हरी भरी जमीन पर फैला है। शहनाई के महान कलाकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान डुमराव के ही थे।
बिस्मिल्लाह खान के पिता बख्श खान और उनके पूर्वज डुमराव राज के दरबार में संगीतकार थे। छोटे बिस्मिल्लाह, जिनका जन्म का नाम कमरुद्दीन खान था, डुमराव में ही पले बढ़े। 5 साल की उम्र में उन्होंने महल में अपनी पहली शहनाई बजाई थी। आज डुमराव में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की याद में एक छोटा सा स्मारक भी बनाया गया है। हालिया समय का अगर रेफरेंस लेकर चलें तो 2014 में चेतन भगत के नॉवेल हाफ गर्लफ्रेंड में डुमराव का जिक्र किया गया था। उपन्यास में एक किरदार था जो डुमराव का राजकुमार होता है। कैरेक्टर नेगेटिव शेड में था, लिहाजा ये बात शाही परिवार को पसंद नहीं आई। महाराजा चंद्रविजय सिंह और उनके रिश्तेदारों ने सार्वजनिक रूप से इसका विरोध किया। डुमराव के स्थानीय लोगों ने लेखक के पुतले जलाए। महाराजा ने तो माफी और आपत्तिजनक संदर्भों को हटाने के लिए कानूनी नोटिस तक भेज दिया था। बहरहाल डुमराव राज के पास अब पहले जैसी ताकत नहीं रही, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से ये आज भी कायम है। जमींदारी खत्म हुए 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन राज की सांस्कृतिक छाप आज भी दिखाई देती है। उनके बनवाए महल और मंदिर डुमराव में आज भी खड़े हैं। परिवार आज भी स्थानीय त्योहारों और समारोह में मुखिया के तौर पर हिस्सा लेता है। डुमराव राज की कहानी मध्यकालीन भारत से आधुनिक भारत तक के बदलाव का एक छोटा सा रूप है। ये सामंती मालिकों के से लेकर एक गणतंत्र के नागरिक बनने तक का सफर है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।